मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में। कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हमने 5 प्रकार के जो उसके सोपान है उसके बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार के सोपानों को बनाकर उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे प्रथम हमने पढ़ा था लक्ष्य व उद्देश्य के बारे में, जिसमें उसके हमने सामाजिक लक्ष्य व उद्देश्य, दार्शनिक लक्ष्य व उद्देश्य, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, अभिभावक और वैश्वीकरण लक्ष्य व उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने। तो आज इसका जो दूसरा पाठ्यक्रम निर्माण का जो दूसरा सोपान है वो है अधिगम अनुभवों का चयन। अधिगम अनुभवों का चयन। तो किसी भी जो अनुमान होता है और एक अनुभव होता है तो उनमें अंतर होता है। तो अनुमान गलत हो सकता है लेकिन वो अनुभव होता है व्यक्ति का वो कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि अनुमान होगा वो व्यक्ति की मन की कल्पना मात्र होता है और अनुभव होता है वो व्यक्ति की क्या होती है, जीवन की सीख होती है। इसलिए व्यक्ति का जो अनुमान होगा वो गलत हो सकता है लेकिन जो उसका अनुभव है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अनुभव है व्यक्ति की जीवन का क्या होता है, एक सीख होती है। व्यक्ति उसको अपने जीवन पर्यंत लगातार उसको सीखते रहता है और अपना अनुभव तय करता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे अधिगम अनुभवों का चयन। जो अधिगम अनुभवों का पाठ्यक्रम में समावेश पाठ्यक्रम निर्माण का यह द्वितीय सोपान माना गया है। जैसे मैंने आपको भी कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण का जो द्वितीय सोपान है उसके अंतर्गत माना गया है। पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम है उसका जो स्वरूप है बहुत ही व्यापक है। उसमें बहुत सारे जो तथ्य है वो जोड़े गए हैं। इसमें एक प्रकार का जो है तथ्य वो है अधिगम अनुभव का चयन, इसको भी सम्मिलित किया गया है। अधिगम अनुभवों में उन अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जिनके माध्यम से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च तथा स्थायी बनता है। कि जो अधिगम अनुभव है उनमें व्यक्ति के उन अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे छात्र का जो अधिगम स्तर है, सीखने की क्षमता है वो उच्च व स्थायी बने। कि वो सीखने की क्षमता को अपना बेहतरीन विकल्प बनाए और जो सीख रहा है कार्य के अंतर्गत तो वो कार्य सीखे और वो स्थायी बना रहे, उसको कतई भूले नहीं। दूसरे शब्दों में उन अनुभवों की पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त होता है जो कि सर्वमान्य होते हैं तथा जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य माना जाता है। इस प्रकार अधिगम अनुभवों का चयन करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अर्थात अधिगम अनुभव पाठ्यक्रम को व्यापक रूप प्रदान करते हैं। अधिगम अनुभवों के चयन एवं पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। नंबर 1 पे है शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। दूसरा है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव, यानी शिक्षक अपने विद्यालय में जाता है तो उस विद्यालय से संबंधित शिक्षक क्या सीखता है, उसके क्या अनुभव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर और स्कूल लाइफ है उसके बारे में कहा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों के विद्यालय जीवन के अनुभवों को उचित स्थान प्रदान किया गया है। जैसे एक शिक्षक अधिगम करते समय शिक्षक के व्यवहार से बहुत ही प्रताड़ित हो रहा है तो वह कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी शिक्षक अपने छात्र से नकारात्मक व्यवहार करे। वो चाहेगा कि उसके द्वारा जो बालक पढ़ रहे हैं, जो उसके द्वारा बालक सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, वो ऐसा व्यवहार करे जैसा वो चाहता है। तो शिक्षक उसी के संदर्भ में बालकों के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। बालकों की जो मानसिक आयु है उस मानसिक आयु के अनुसार उस पाठ्यक्रम का निर्माण होगा और उसी के अनुसार उनको पढ़ाने का प्रयास करेगा ताकि वो उस शब्दों में वही वो ज्ञान है वो उनका स्थायी रहे, बल्कि उस ज्ञान को बोझ ना समझे। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए शिक्षक के व्यवहार एवं प्रकार नामक अध्याय जो है उसकी आवश्यकता अनुसार सम्मिलित किया गया। इस प्रकार जो नकारात्मक के शिक्षक के प्रति बालक नकारात्मक व्यवहार ना करे, सकारात्मक व्यवहार अपना रखे, इस हेतु बालक शिक्षक के लिए भी पाठ्यक्रम में व्यवहार
एवं प्रकार नामक जो अध्याय है उसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इस प्रकार की अनेक अनुभवों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को संपन्न बनाते हैं, इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतरक्रिया है उस अंतरक्रिया को संचालित करके जो पाठ्यक्रम बनाया जाए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। इसमें शिक्षक के जो विद्यालय अनुभव है उस अनुभवों को इसमें पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जाएगा। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव जो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव है उसमें पाठ्यक्रम को स्थान ये देते हैं। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस विधि से छात्रों को अधिगम स्तर उच्च होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी जैसे ज्ञात से अज्ञात की और विशिष्ट से सरल की और सूक्ष्म से ज्ञात की और, तो इस प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं जो बालकों के लिए बनाई गई है तो उन शिक्षण विधियों को शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग में लाती है। और जो शिक्षण विधि उच्च होती है कि जो शिक्षण विधि सार्थक होती है कि बालक का इससे जो आयु जो अधिगम स्तर है वो उच्च होता है, वो शिक्षण विधि उपयुक्त मानी जाती है और उस विधि के द्वारा हम शिक्षण कार्य कक्षा में करवाते हैं तथा छात्र और पाठ्यक्रम में उसको उचित स्थान मिलता है। पाठ्यक्रम के तहत छात्र भी उसको अपनाते हैं और पाठ्यक्रम सही तरीके से कक्षा के अंतर्गत संचालित होता है। जैसे अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि खेल विधि के माध्यम से छात्रों का ज्ञान है वो स्थायी बनता है। जैसे खेल विधि के द्वारा अधिगम करवाना। जो प्राथमिक स्तर के बालक हैं उन बालकों को या यदि आप खेल के माध्यम से सिखाओगे तो बालक उस ज्ञान को तुरंत कैचअप करता है, तुरंत उस चीज को सीखता है। यदि आप उसको रटने का प्रयास कराओगे तो वो सीखने में कठिनाई अनुभव करता है, लेकिन खेल के माध्यम से जब उस खेल पद्धति विधि के द्वारा उसको आप सिखाओगे तो बालक उसको सीखने में सहज रुचि लेता है और ज्ञान है वो स्थायी भी बनता है। और विद्यालय के प्रति जो उसकी अरुचि है, विद्यालय आने वाले छोटे बच्चों को आप हमेशा देखते हो कि जब उनको विद्यालय भेजा जाता है तो विद्यालय के अंतर्गत वो आनाकानी करते हैं। जब विद्यालय में जाते हैं तो वो कितनी बार रोते हैं लेकिन उनका विद्यालय में मन नहीं लगता। लेकिन जब खेल बहुत सारी जो एक्टिविटियाँ होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, वो क्रिया यदि आप विद्यालय के अंतर्गत प्रयोग की जाती है, वैसी गतिविधियाँ होती है तो बालक रुचि विद्यालय में आने के प्रति रुचि जागृत करेगा और स्वेच्छा से पढ़ेगा और स्वेच्छा से जब पढ़ता है बिना दबाव के जब वो सीखता है तो वो ज्ञान उसका स्थायी रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम में जो खेल विधि है उस खेल विधि को महत्व दिया जाता है। फिर है आगे वो है कि अपने जो शिक्षण अधिगम के प्रति जो कक्षा में जो अधिगम होते हैं, कक्षा के जो अनुभव होते हैं, शिक्षक क्लास में जाता है तो उसके कक्षा के माध्यम से भी कुछ अनुभव चयनित होते हैं तो उस अनुभवों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो अपना तीसरा है वो है कक्षा के अधिगम अनुभव। कक्षा के अधिगम अनुभव। कक्षा के अधिगम अनुभव, इससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस और क्लासरूम है उससे बालकों के जो अधिगम स्तर है
अलग अलग होती है। कोई किसी चीज को तुरंत समझ जाता है, जैसे एक बार व्याख्यान देने से उसको वो बात समझ में आ जाती है, लेकिन कोई बालक ऐसा होता है जो धीरे धीरे गति से सीखता है। तो उनके लिए भी जो आवश्यक अलग अलग जो व्यवस्था होती है पाठ्यक्रम की, वो व्यवस्था दी जानी चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसके लिए और जो मंदबुद्धि बालक होगा उनके लिए पृथक पृथक जो पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था होती है। प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार, जो जैसे अकॉर्डिंग उसकी मानसिक आयु है बालक की, उसकी आवश्यकता के अनुसार जैसा वो सीख सकता है, जैसी उसकी परिपक्व आयु है, उसी के अनुसार उसको पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। और कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभवों का यह परिणाम है कि बालक की जो आयु स्तर है, उसकी आवश्यकता है, कितना वो सीख सकता है, कितने समय के उपरांत उसको वो बात, उसके ज्ञान जो स्थायी रहता है, उसी के अनुसार उसको पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। ये तभी हम पाठ्यक्रम में समावेश कर सकते हैं जब कक्षा कक्ष के अनुभवों को हमने पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेश किया है। अगर शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में जो भी अधिगम स्तर के सुधार संबंधी उपायों का अनुभव किया जाता है उसे पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाता है। आगे है रुचि संबंधी अधिगम अनुभव। रुचि संबंधी अधिगम अनुभव। रुचि संबंधी अधिगम अनुभव कि बालकों की उसमें बालक जब सीखता है तो बालक को कई बार ऐसा होता है, जैसे हम बालक को खेल के द्वारा सीखने की रुचि होती है, किसी को पढ़ने में रुचि होती है, किसी को वाद विवाद में, अलग अलग बालक के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। तो उनके अनुसार उनकी भी जो सीखने की क्षमता है वो विकसित की जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। रुचि संबंधी जो अधिगम अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, क्योंकि पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचि के अनुसार बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंदर जो बातें हैं वो छात्रों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छात्र पर हम दबाव डालें। जब तक कोई भी छात्र अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं करता, जब तक छात्र उसकी जो आवश्यकता है और उसकी जिसमें रुचि, जिसमें हॉबी है, उसके अनुसार वो पाठ्यक्रम नहीं प्राप्त करता है, तब तक वो पाठ्यक्रम में अपनी रुचि प्रदर्शन नहीं करेगा और अधिगम उसका जो है वो निम्न रहेगा, वो सीखने में भी रुचि नहीं लेगा। जब वो रुचिकर पाठ्यक्रम होगा तो उसमें अपने स्वेच्छा से भाग लेगा, और जब स्वेच्छा से भाग लेता है तो वो सीखता भी और वो ज्ञान उसका स्थायी भी रहता है। इसलिए शिक्षक को छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ज्ञान करने के बाद ही पाठ्यक्रम को स्थान प्रदान करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक को जो छात्र की किसमें रुचि है और उसकी कितनी योग्यता है उसका ज्ञान करने के बाद ही पाठ्यक्रम को शिक्षण में लागू करना चाहिए, शिक्षक क्रिया में संचालित करना चाहिए। जैसे शिक्षक सामग्री के प्रयोग से प्रकरण रुचिपूर्ण होता है। जैसे पाठ्य योजना बनाते हम, उसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो सहायक सामग्री से जो प्रकरण होता है वो रुचिपूर्ण बनता है। इससे छात्र रुचि का प्रदर्शन करते हैं। छात्रों के रुचि संबंधी इस अनुभव के आधार पर ही पाठ्यक्रम में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, तो जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो महात्मा गांधी का आप यहाँ उनकी तस्वीरें लाओ, या जो भी महात्मा गांधी से संबंधित जो चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह है वो ला के रखो और शिक्षण कार्य में आप पढ़ाते हो उसके द्वारा, तो वो शिक्षण कार्य अपना प्रभावी भी बनता है। और इसीलिए जो शिक्षण कार्य के अंदर जो दृश्य श्रव्य साधन है, प्रोजेक्टर है और श्रव्य दृश्य साधन है, उनका प्रयोग व्यापक रूप से अभी कक्षा कक्ष के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम स्मार्ट क्लास के नाम से जानते हैं। 3 स्मार्ट क्लासों से बालक स्वेच्छा से भाग लेता है और उसकी रुचि भी उसमें बढ़ती है, और रुचि से सीखेगा तो ज्ञान स्थायी भी रहेगा। आगे है शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव। शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव।
अनुभव। ये शिक्षण सूत्र से संबंधित जो अधिगम अनुभव है, ये शिक्षण में सुधार हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसमें शिक्षण की स्थिति में सुधार होता है। जो अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित कर लिए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण कार्य में जो अधिगम स्तर है उसको उच्च बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जो शिक्षण सूत्र संबंधी अनुगम है उनका समावेश किया जाता है। जिनके प्रयोग से छात्रों के अधिगम स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके अस्वीकार करते। जैसे उदाहरण से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो शिक्षण के अधिगम में पहले बालकों को सरल बताते हैं और सरल से कठिन की ओर, फिर उनको कठिन, जैसे हम पाठ योजना बनाते हैं, उस पाठ योजना में बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर के बालक उसके बारे में कितना जानता है और उसके बारे में उसको विस्तृत जानकारी देनी है, तो उसको उसके बारे में जो अपने समस्यात्मक प्रश्न खड़े करते हैं उनके बारे में बालकों को फिर अवगत कराया जाता है। इस प्रकार से जो शिक्षण क्रिया में हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो छात्र का जो अधिगम स्तर है वो भी उच्च बनता है, सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे छात्रों को अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण लगती है। इस प्रकार की जो अधिगम जब शिक्षक कराता है, इस प्रकार के जो सूत्र लेकर जब शिक्षक अपने कक्षा कार्य में शिक्षण कार्य करवाता है तो उसका यह अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग पाठ्यक्रम को सरल व रुचिकर बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। आगे है अधिगम के नियम संबंधी अनुभव। छठा है अधिगम के नियम संबंधी अनुभव। अधिगम के नियम संबंधी अनुभव। इसके अनुसार जो थॉर्नडाइक के जो अधिगम संबंधी नियम हैं, जब उनको कक्षा में विभिन्न शिक्षकों के प्रयोग के पश्चात यह अनुभव पाया गया कि नियमों के आधार पर ही बालकों के अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। जैसे पावलोन का, ब्रूस का, कॉल का, थॉर्नडाइक का जो अलग अलग सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों उन नियमों को हम कक्षा के द्वारा क्लास में पढ़ाते हैं तो बालक उस नियमों को तुरंत ध्यान से सुनते हैं और उनको जब सीखते हैं तो वो नियम को फिर प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग जब प्रयोगात्मक कार्य करते हैं तो वो कार्य अभ्यास के द्वारा उनको स्थायी वो कार्य बन जाता है और वो ज्ञान है वो स्थायी रहता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में इनका जो स्तर है वो उच्च माना गया है। इसी प्रकार अनेक अधिगम नियमों का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाने लगा क्योंकि इन नियमों के आधार पर छात्रों के जो अधिगम स्तर है उसको उच्च बनाया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा और जब थॉर्नडाइक के, पावलोन के जो अलग अलग स्किनर के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के माध्यम से कक्षा में हम जब पढ़ाते हैं तो बालक फिर वो स्वतः ही उन जो उनके जो सिद्धांत हैं उनको करने का प्रयास करता है और जब वो अभ्यास के द्वारा उनको करता है तो वो अपने अभ्यास के माध्यम से करके सीखता है और जब वो करके सीखता है तो ज्ञान उनका स्थायी रहता है और अपने अनुभव के द्वारा वो दूसरों को भी वो ज्ञान है वो बांट सकता है। आगे है अधिगम सिद्धांतों संबंधी अनुभव। अधिगम सिद्धांतों संबंधी अधिगम सिद्धांतों संबंधी अनुभव। जो अधिगम में जो विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षक जब कक्षा में प्रयोग करता है तो शिक्षक ये अनुभव करता है कि ये सिद्धांत छात्रों को स्थायी एवं तीव्र गति से अधिगम करने में सक्षम है। उस सिद्धांत का समावेश पाठ्यक्रम में कर दिया जाता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि सिद्धांत की अधिगम प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण
परिवर्तन एवं प्रयत्न एवं मूल जो आदि सिद्धांत हैं, ये अलग अलग जो सिद्धांत हैं, जो ये मूल का ये है हल का सिद्धांत है, हल का प्रबल सिद्धांत। तो इन संबंधी जो और जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इनका जो पाठ्यक्रम में हम समावेश करते हैं तो शिक्षण क्रिया को हम रुचिपूर्ण बना सकते हैं और ये क्रियाओं के द्वारा जो पाठ्यक्रम में ये समाहित होंगे तो इसके द्वारा छात्र है वो स्वेच्छा से सीखेगा और बढ़ चढ़कर और उसकी योग्यता के अनुसार उसको जब ज्ञान उपलब्ध होगा तो ज्ञान हिस्सा ही रहेगा और छात्र उस क्रिया में स्वेच्छा से भाग लेंगे। तो ये था कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो दूसरा उसका सोपान है अधिगम सोपान, वो है अधिगम अनुभवों का चयन, जिसमें विद्यालय शिक्षक जीवन के अनुभव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव, कक्षा कक्ष के रुचि से संबंधित, शिक्षक सूत्र से संबंधित अधिगम के नियम और अधिगम सिद्धांत और संबंधित नियमों के बारे में चर्चा की है। आपको ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके जो नेक्स्ट है इसका जो तीसरा सोपान है उसके बारे में